हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है गाइस, ये जो है एक डेमो क्लास है। जो हमारे नेट के स्टूडेंट हैं या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये डेमो क्लास है। क्योंकि काफी बार जो है आपने पीछे भी मुझे बोला कि एक डेमो क्लास दे दो, तो ये जो क्लास है, आज की डेमो क्लास है, तो कई दिनों से मैं इसको बना नहीं पाई, तो आज मैंने जो है इसको बना दिया है। तो आपके लिए डेमो क्लास है। आप जो है जो भी इसको डेमो एज ए जो भी इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज की जो क्लास है, मैंने इसमें एक थ्योरी को लिया है, डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी। तो गाइस, वैसे तो जो है डिकंस्ट्रक्शन किया कोई भी जो है ये क्रिटिसिज्म का पार्ट होता है। और ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना है, एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको समझना, मतलब ये आसान नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि एक टाइप की फिलोसफी होती है। तो इसको जो है समझना आसान नहीं होता है। तो कोशिश की है, अगर मैं जो है इस टॉपिक को क्लियर कर पाऊंगी तो फिर आप समझ जाएंगे कि बाकी लिटरेचर इतना टफ नहीं होता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। और ये जो क्रिटिसिज्म का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि टफ भी है, और दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चाहे आप नेट का पेपर देंगे, चाहे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करें, तो इन दोनों में जो है नेट के अंदर जो इसकी वेटेज काफी अच्छी होती है। और इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर से 30 to 35 क्वेश्चन जो है, यानी अकेले क्रिटिसिज्म की नहीं, इसके साथ आप छोटी छोटी 3-4 और यूनिट को जोड़ दें तो इन 4 यूनिट में से जो है 30 to 35 क्वेश्चन बनते हैं। और ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रहती है वो जो है क्रिटिसिज्म की इसके अंदर रहती है। जो क्रिटिसिज्म का पोर्शन होता है, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म इन सब का। तो गाइस, इसलिए मैंने जो है अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊं जो आपके लिए फायदेमंद हो, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है नेट के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी मैंने ली है आज। तो ये डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आप जो है क्रिटिसिज्म का कोई भी टॉपिक करने से पहले एक बात को समझ जाइए कि हम जो है ये जो किसी तरह की भी थ्योरी करते क्यों है। पहले तो ये समझिए कि ये जो थ्योरी है ये हम करते क्यों है, या इनका लिटरेचर में यूज क्या है। जब तक आप जो है इनके यूज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको जो है, चाहे वो अरिस्टोटल ने दी हो, चाहे वो प्लेटो ने दी हो, विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी हो, या फिर जो है टीएस एलियट की हो, या फिर जो है जितने भी राइटर हुए हैं हर एज के अंदर, मेन राइटर, मेन नहीं कहेंगे, क्रिटिक्स जितने हुए हैं, उन्होंने अपने तरफ से जो है हमें थ्योरी दी है। इसी तरह से हम आते हैं तो हमारा जो है बहुत सारे मूवमेंट आ जाते हैं, जैसे जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म का आता है, स्ट्रक्चरलिज्म का आता है, फिर जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपका डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी आ जाती है। तो फिर ये सब जो है इनका पर्पज क्या है? क्या हम सिर्फ इसीलिए ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको? नहीं। तो इनका पर्पज क्या है, पहले तो इस बात को समझिए। तो एक तो ये है कि ये फिलोसफी होती है, फिलोसफी की तरह एक टाइप की फिलोसफी ही दी जाती है। तो गाइस, इसके अंदर ये होता है कि आपको अगर ये क्लैरिटी है कि भाई हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, तो इनको समझना आसान हो जाता है, और फिर हम इनको समझेंगे तो और हमें क्लैरिटी हो जाती है। देखो, जो क्रिटिक होता है उसका काम क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो क्रिटिक होता है उसका काम क्या होता है। तो जो एक बुक होती है, कोई भी बुक आती है, उस बुक को जो है उसका एनालिसिस करना। क्रिटिसिज्म का जो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे तो हर जगह है, लेकिन लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी मीनिंग नहीं होता कि जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं भाई कोई मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो क्रिटिसिज्म सिर्फ बुराई के रूप में नहीं होता। क्रिटिसिज्म का जो है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिटिक्स का काम जो होता है वो होता है किसी वर्क का एनालिसिस करना, किसी वर्क को जो है उसके डिसपॉइंटमेंट, उसकी जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को बताना। ये कोशिश करना, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि जब एक राइटर ने कुछ लिखा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, वो कोई मैसेज देना चाहता है, या फिर जो है क्या माइंड सेट रख के उसने लिखा होगा। तो वो जो है, वो जो टेक्स्ट आती है, जो बुक आती है हमारे सामने, वो क्रिटिक्स जो है ये पढ़ के ये बताता है हमें कि भाई ये चीज जो है इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसमें ये चीज खराब है। तो वो जो है ऑडियंस को चीजों को समझने के लायक बना देता है, ये कह लीजिए। तो आप इसको सिंपली समझ लीजिए। अगर आपने जो है फिर भी अभी भी डाउट बन रहा है,
तो आज के सिनेरियो से इसको जोड़िए, क्योंकि जो लिटरेचर हम कहाँ देखते हैं, हम हमारी मूवी में देखते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या है उसको तो कम कर गए हैं पढ़ना, हम मूवी वगैरह में देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो है नॉवल है, प्ले है, जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो बहुत सारे जो है, तो क्योंकि हमारा जो है जो मूवी है या जो हमारा सिनेमा है, वो भी हमारा एक जो है लिटरेचर का ही, आर्ट का ही पार्ट है। तो हमारा जो लिटरेचर है आज हम जो है पढ़ते कम है और देखते ज्यादा है, यानी मूवी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो एक मूवी का जो क्रिटिक होता है वो क्या करता है, वो आपको बताएगा कि भाई स्टोरी अच्छी है, या जो है इसमें एक्टिंग जो है हीरो की अच्छी है या हीरोइन की ऐसी है वैसी है, या जो विजुअल फैक्ट्स हैं वो कैसे हैं, या जो है साउंड अच्छी है कि नहीं है, या फिर आपने देखा होगा कई बार यूं कह देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ने राइटर ने या हीरो ने तो करने की कोशिश की लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं है। तो ये जो है हमें कौन बताता है, या फिर जो हम ये कहें कि आजकल जो अब नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका जो है कई बार बहुत सही तरीके से यूज कर देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हुआ था सीन या फिर जो है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है। और कई बार हमें जो है जिनको नॉलेज भी नहीं होती उन्हें भी पता चल जाता है, इस हल्के तरीके से बना देते हैं। तो क्रिटिक्स का भी वही काम होता है जो आपके मूवी वाले का होता है। तो जैसे मूवी का जो क्रिटिक होता है ऐसे ही हमारे बुक के भी क्रिटिक्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्रिटिसिज्म का रोल क्या है, क्रिटिसिज्म करता क्या है। अब यहाँ पे जो है जो क्रिटिसिज्म है, यानी हर टाइम जो है चेंज होता आया है। अरिस्टोटल ने कुछ और बोला, इसने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला। हर एज के साथ जो है राइटर या क्रिटिक आते रहे और अपनी बात को कहते रहे, अपने तरीके से जो है वो बुक को एनालिसिस करते रहे। किसी ने कहा कि आप जो है बायोग्राफी के थ्रू समझो, किसी ने न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने कहा कि हमें जो है वर्क को जो है बायोग्राफी के थ्रू नहीं समझना चाहिए, हमें सिर्फ जो है वर्क को वर्क समझना चाहिए और उसका एनालिसिस होना चाहिए। यानी राइटर का दिमाग पे बोझ लेके हम जो है किसी बुक का एनालिसिस नहीं करेंगे या किसी टेक्स्ट को एनालिसिस नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। आज जो है हमारा जो है क्या कहता है, यानी आप समझ गए होंगे कि कोई बुक आती है तो या कोई टेक्स्ट किसी ने लिखा, आप उसका एनालिसिस करने बैठे, आप समझना चाहते हो। अब ये एनालिसिस जो है आज के राइटर का भी हो सकता है, और ये बहुत पुराने जो राइटर हैं यानी कि जो पीछे लिख चुके हैं, आप उनको आज पढ़ते हो तो वो भी उसका भी क्रिटिसिज्म होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई इसमें दोनों ही बातें आ गई, यानी पुराना राइटर भी हो सकता है बहुत सालों पहले जिसने कुछ लिखा, उसकी बुक का भी एनालिसिस कर सकते हो आप, या फिर जो है आज का नया राइटर है उसकी बुक को भी आप नए राइटर की बुक को भी एनालिसिस कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोगों का ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और टेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन चीजों को समझने के लिए थ्योरी आती है। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है। चलिए अब इसको जो है डिकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के एरिया में आती है कह लीजिए। तो पहले आपको जो है स्ट्रक्चरलिज्म समझना होगा, स्ट्रक्चरलिज्म के थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तो आप डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को समझ जाएंगे। तो भाई जो आपका डिकंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, स्ट्रक्चरलिज्म को समझिए कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। देखो ये स्ट्रक्चरलिज्म जो है यानी जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, इसमें ससेरे का नाम जो है सबसे ज्यादा आता है, फर्डिनांड ससेरे जो है उनका नाम सबसे ज्यादा आता है। वो सिग्निफाइड और सिग्निफायर का जो है आपको एक टर्म देते हैं, लैंग और पैरोल के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारे इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है जिससे हम इनकी जो है स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि हम आज की क्लास में जो है डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी कर रहे हैं तो सिर्फ उसका बैकग्राउंड लेंगे हम थोड़ा बहुत, उसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि जब कोई एक राइटर जो है कोई वर्क लिखता है तो हम जो है हमारे सामने एक वर्क आया, एक हमारे सामने जो है एक वर्क है, एक टेक्स्ट है। तो अब हमें नहीं पता इस टेक्स्ट के अंदर ना बहुत सारी चीजें, यानी इसकी हर स्ट्रक्चर है, इसमें जो है भाई हर चीज का ध्यान रखा गया होगा जब उसने लिखी होगी, उसका यानी कि उसका सब्जेक्ट मैटर, इसके अंदर जो है उसका सब्जेक्ट मैटर भी मायने होगा। यानी आप जो है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी काम करेंगे, उसको भी देखेंगे कि उसने जो है सब्जेक्ट मैटर यूज कैसा किया है। या फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कहानी कह लीजिए यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच यानी जिसको आप जो है ये कह सकते हैं कि भाई वो जो है रिटोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कैसा यूज किया है, मेटाफर वगैरह यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, या पोइम वगैरह यूज की है, तो पोइम लिखी है उसने तो वो जो है कौन से फॉर्मेट पे लिखी है, सोनेट में लिखा है या फिर किसी और तरीके के फॉर्मेट में लिखी है। और जो अगर कोई जो प्रोज वर्क है तो वो जो है नॉवल है, प्ले है, इस तरह की कैटेगरी को भी इसके अंदर आ जाएगी। यानी एक टेक्स्ट जो है ना टेक्स्ट होती है, हर तरह की चीज इसके अंदर होगी। फिर क्या ये कोई जो है सोशल मैसेज दे रही है या फिर जो है ये
आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए बनाया हुआ है यानी एंटरटेनमेंट के लिए है, या कोई जो है आर्ट फॉर लाइफ के लिए है यानी कोई सोशल मैसेजिंग है कि नहीं है। यानी कुछ राइटर ये कहते हैं कि जो भी कोई कला होती है वो जो है मैसेज देने के लिए नहीं होती है, वो जो है एंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो कुछ ये मानते हैं कि मैसेज देने के लिए होती है। तो जब हम एक टेक्स्ट को देख रहे हैं तो हम ओवरऑल देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, फिर हम ये बताएंगे कि भाई इसके अंदर है क्या, इसमें ये अच्छी बात है, ये इसमें खराब बात है, ऐसा सोशल मैसेज दिया गया, ऐसा सोशल मैसेज नहीं दिया गया है। यानी स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि आप जब एक क्रिटिक जो है एनालिसिस करता है, अब मान लीजिए किसी राइटर ने तो लिख दी, वो बताने तो आएगा नहीं कि मैंने ये सोच के लिखा है, उसने बस लिख दिया है। तो आपके सामने कोई नॉवल कोई प्ले आया है तो आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है उसको जो क्रिटिक है उसको खुद समझना होता है कि इसके माइंड में क्या हो रहा होगा, ये इसने क्या सोच के लिखा होगा राइटर ने। तो वो जो है हर लाइनों को हर उस चीज का स्ट्रक्चर जोड़ता, वो यानी जो जो चीजें उसके अंदर आई है वन बाय वन जो है, जैसे भाई सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो है उसने किसी तरह की फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर इन सब का यूज किया है, या सोशल कोई मैसेजिंग उसके अंदर है, या ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर जो है राइटर का इंटेंशन क्या है, इस तरह की चीजें, तो वो हर चीज को माइंड में रख के जो है इसका एनालिसिस करता है। अब देखो ये अब राइटर के किसी के दिमाग में घुसना आसान थोड़ी ना होता है, दिमाग में घुसना तो आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग थ्योरी अपनाते हैं सभी। तो यहाँ हमारे जो फर्डिनेंड ससेरे हैं उन्होंने एक थ्योरी दी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड, यानी जब एक क्रिटिक जो है वो किसी लाइन को पढ़ता है, किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, तो वो जो है उसका मीनिंग कैसे निकाल के आता है, वो कैसे मीनिंग निकलता है, तो वो अपनी तरफ से जो है कहते हैं कि भाई एक सिग्निफायर होता है एक सिग्निफाइड होता है। तो यानी कि उसके माइंड में जो हमारे पैरामीटर ऑलरेडी हमारे दिमाग में सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है किसी बुक को एनालिसिस करते हैं, किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। अब ये किस वे से है, जैसे ये कहें कि सिग्निफायर क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। सिग्निफायर जो है एक वर्ड होता है, और जो सिग्निफायर एक वर्ड लगा लीजिए, और सिग्निफाइड होता है जो उसका मीनिंग होता है वो होता है, यानी कि उसका जो मीनिंग है उसको बोल रहा है ये सिग्निफाइड ये होता है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, जैसे ये कहते हैं कि जो फर्डिनांड ससेरे हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो सिग्निफायर और जो सिग्निफाइड होता है ना, इसके अंदर जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि आपके सामने कोई आप किसी बात वर्ड को ये कह रहे हो कि ये चीज है, तो वो क्यों है उसका कोई रिलेशन नहीं है, उनके सिग्निफायर में और सिग्निफाइड में जो है कोई रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ जो है वो उसको जो है मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज मिली है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो लेकिन मैं इसको सिंपल करके बताती हूँ, जैसे ये वो एग्जाम्पल देते हैं भाई एक कैट है, कैट है तो हमें जो है हमें ये बताया गया कि एक चार पैरों वाली जो है इस तरह से एक इस तरह का फिगर जो है एनिमल का वो उसको हम कैट कहते हैं। तो ये किसने बताया कि ये कैट है, यानी इस कैट वर्ड में कहां से उसकी जो है पिक्चर आ गई कि इसको कैट ही बोलेंगे, या किसी एनिमल को हम डॉग ही बोलेंगे तो इस डॉग वर्ड में क्या उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है हमें। तो किस एंगल से ये लग रहा है कि भाई इसका मीनिंग वो पर्टिकुलर एनिमल है, हमें कैसे पता चला, और इसका कैसे पता चला कि वो जो है फीमेल एनिमल है यानी कैट जिसको हम बिल्ली हिंदी में कह देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड क्या है हमारा सिग्निफायर है, और इसका जो मीनिंग है यानी वो सिग्निफाइड है। यानी ये कहना चाहता है कि हमें जो है जब हमारे सामने रेगुलर इस तरह का जो है बात आती है, बार 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 जब हमें बताया जाता है तो हम जो है धीरे धीरे मान लेते हैं कि ये कैट ही है, और जो है ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, जिसको आप ये कह लीजिए जैसे भाई इसको सिंपल ये भी पहले इसी की थ्योरी को लेते फिर हम बिल्कुल अपना लोकल सा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे और क्लैरिटी आपको आएगी। तो आप ये देखिए ये कह रहे हैं कि जब ये स्पेलिंग लिखी कैट की या डॉग की तो ये कैसे पता चला कि ये यही एनिमल है, हमें कैसे पता चला। तो ये कह रहा है कि इसका कोई रिलेशन होता नहीं है, यानी सिग्निफायर में और सिग्निफाइड में जो ना आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये स्वच्छंद होते हैं दोनों आपस में, इनका जो मीनिंग ये इनका जो मीनिंग निकल के आता है ना वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी वो बिल्कुल जो है टोटली स्वच्छंद होता है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये जो है ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है, यानी कि मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स ने मेरे आसपास ने मुझे बता दिया कि भाई ये कैट ये चीज होती है, तो मेरे को बार बार जब भी दिखाई दिया तो कहेंगे देखो बिल्ली आ गई, हम वैसे बच्चों को नहीं सिखा देते देखो म्याऊं आई, अभी म्याऊं का क्या लेने देना, उसके साउंड को पकड़ लिया हमने। तो हमने ये कहा कि जो है
देखो म्याऊं आ गई, कि देखो बिल्ली आ गई, हम ऐसे करते करते जो है उस बच्चे के दिमाग में ये पिक्चर बना देते हैं कि ये जो है बिल्ली है। ऐसे जो अंग्रेज का बच्चा है वो क्या करेगा, उसको म्याऊं तो नहीं बोलेंगे, बिल्ली नहीं बोलते होंगे, उसको जो है पुसी या कुछ भी जो है। अब देखो बिल्ली का नाम पुसी किसने रख दिया, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है किसी बच्चे के सामने बार बार बोले जा रहे हो ना, तो वो क्या है कि उसके दिमाग में उसकी पिक्चर बननी शुरू हो जाती है, यानी उसका सिग्निफाइड जो है हो जाता तैयार उसके दिमाग में। तो वो जो है जब भी उस वर्ड को देखेगा, जब भी उसको जो है कैट को देखेगा कहीं वर्ड लिखा हुआ, तो उसके माइंड में एकदम उसका जो है उसकी पिक्चर, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन उसके माइंड में आ जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा हाँ ये कैट है, इसीलिए इसको कैट है। वो धीरे धीरे जो है उसके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी कि यही कैट होती है। इसी तरह से जैसे आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे हम स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको जो है ए फॉर एप्पल सिखाने से पहले, यानी जब ए फॉर एप्पल उसको बोलते हैं तो देखिए सामने उसके जो है ना वो सेब की जो, देखो सेब साहब तो मुझे ऐसा ही बनाना आता जो भी है, तो फिर जो है उसके सामने वो एप्पल की जो है एक पिक्चर रख दी जाती है। बार बार उसको ये बोला जाता है कि ये जो है ए फॉर एप्पल है, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं। धीरे धीरे बच्चे के माइंड में जो है ना रिफ्लेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं, और वो जो है जब भी ए आएगा उसके सामने, यानी ए लेटर लिखा होगा, तो उसके दिमाग में जो ना वो एप्पल घूमने लग जाता है। तो वो जो है उसकी एक शेप सी बन जाती है। तो ये कह रहा है कि ये सिग्निफायर जो है क्या होता है, वो वर्ड को सिग्निफायर बोल रहा है, और जो सिग्निफाइड होता है वो उसका मीनिंग जो है सिग्निफाइड होता है। अब जैसे ये कहा कि ये कहते हैं कि आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है, यानी इनका रिलेशन आपस में स्वच्छंद होता है। स्वच्छंद इन द सेंस भाई इसके पीछे कौन सा लॉजिक है कि इसको ही हम एप्पल बोलेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसी एनिमल को हम कैट बोलेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई डॉग यही एनिमल होगा, तो कोई लॉजिक नहीं है। आप जब किसी दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो जो है एप्पल के लिए कुछ और वर्ड होगा। अब हिंदी में एप्पल को जो है सेब बोलते हैं, तो एप्पल का और सेब का तो कोई लेना देना नहीं है, यानी जो लिखे भी एक जैसे नहीं जाते, स्पेलिंग भी एक जैसी नहीं है, फिर इसको हम सेब क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमें जो है ये बस बन गए, ये शब्द, ये वर्ड बन गए, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन या सोशल जो हमारी कंडीशनिंग है या कैसे भी, किसी को नहीं पता कि ये वर्ड जो है, ये लैंग्वेज ऐसे, ये किसी वर्ड के लिए ऐसा क्यों तैयार हो गया, और धीरे धीरे जो है हमारी लैंग्वेज में वो वर्ड आने लग गए। तो ये इसलिए कहते हैं ससेरे कि भाई ये जो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड के जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मतलब हमें कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास कि हम इस वर्ड को ऐसा ही इसका मीनिंग निकल के आएगा, तो बस हम बोल रहे हैं। अब हम इसको जो है अपने लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो आपने समझ गए होंगे, अब इसको थोड़ा सा लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यानी अब ये कुत्ते बिल्ली का खेल जो है हमारे लिटरेचर में क्या करने आ गया, तो ये जो है कैसे आया, क्यों आ रहा है, अब इसको बात समझिए। ये कहते हैं कि जब एक क्रिटिक्स है, जब वो जो है किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है, अब वो क्या राइटर के दिमाग में घुस के आया है, राइटर के दिमाग में जो अंदर जाके थोड़ी ना आया उसकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। तो वो जो है अब क्या कर रहा है कि उसने जो है ये दो भाई इसको जो है दो तीन लाइनें पढ़ी, तो उसने अपने जो उसके पूर्वाग्रह में पहले से ही सिग्निफाइड बना हुआ है, यानी पहले से ही उसको लगा कि भाई इस तरह की चीजें जो होती हैं कि यहाँ पे जो है अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब यही मीनिंग होगा, यही हुआ ना इसका सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, ये सेंस यहाँ पे बोल रहा है। तो कोई भी जो ससेरे हैं वो कहते हैं, फर्डिनांड ससेरे जो जिन्होंने ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दी है और जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी है, वो ये कहते हैं कि जब एक क्रिटिक जो है किसी वर्क को पढ़ता है, किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, तो वो उन्हीं जो उसके माइंड में पहले से प्रतिबिंब है ना, जो रिफ्लेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करता है। वो उसको ये नहीं, वो क्योंकि वो राइटर के दिमाग में थोड़ी ना आया, कई बार फिट हो जाती हैं चीजें, भाई जैसा राइटर ने सोचा था शायद वो ऐसे ही बता जाता है, कई बार खुद का एनालिसिस हो जाता है उसका, तो क्या पता राइटर ने ऐसे सोच के भी ना लिखी हो। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ आपको समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है पैराडाइज लोस्ट, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए, पैराडाइज लोस्ट के अंदर जो है जो आपका मिल्टन है, मिल्टन ने कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर कि भाई हम जो है वहां एक सीन आता है जहां पे एडम और ईव है, और उनको जो है जो गॉड का जो एंजल है या जो मैसेंजर है वो समझाने आता है कि भाई आपको जो है ना सैटन ऐसे करप्ट करने आएगा और आप जो है ये फ्रूट मत खाना और ऐसे कुछ उसकी बातों में मत आना।
लेकिन वहां पे जो है पैराडाइज लोस्ट के अंदर जो जॉन मिल्टन ने क्या किया कि जो मैसेंजर आता है वो सिर्फ जो है एडम को समझाता है, ईव उस टाइम पे नहीं होती है, और वो ये कह के चला जाता है, और अच्छा खासा लेक्चर भी देता है, लेकिन वो ये कहता है कि तुम समझा देना। तो यहाँ पे जो है क्या पता, अब यहाँ से जो हमारे क्रिटिक्स हैं, यानी कि जो हमारे लिटरेरी थ्योरी देने वाले हैं या क्रिटिसिज्म देने वाले हैं, या बाद में उनको पढ़ने वाले लोग, उनको लगा कि भाई ये क्या बात हुई, जब एक गॉड का मैसेंजर आ ही गया था तो दोनों को ही नहीं बिठा के समझा देता, एडम को भी समझा देता, ईव को भी समझा देता कि देख ये फ्रूट नहीं खाना है, नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा और कल कोई यूं यूं हो जाएगा। तो वो जो हाँ एडम को समझ में आ जाती, आ गई थी बात, तो भाई ईव को भी आ जाती, लेकिन ईव को नहीं समझाया उसने। तो यहाँ से जो हमारे फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो क्रिटिक्स हैं या जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जो है, देखो वो एक्चुअल में थी, ऐसा तो कुछ नहीं था ना, उसका क्रिएटर कौन था, जॉन मिल्टन था। तो एक्चुअल में भगवान की कहानी है कि नहीं है, ये तो जॉन मिल्टन के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया जो फेमिनिस्ट है, उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई क्या जो है मेल को के बराबर जो है फीमेल को नहीं माना गया, क्योंकि अगर जो है मैसेंजर जो मैसेज दे रहा था, समझा रहा था, तो ईव को भी साथ में बिठा के समझा देता ना, तो वो खाती ही नहीं उस फ्रूट को। लेकिन जो है जॉन मिल्टन को ये लगा कि भाई ये इसमें इतना दिमाग नहीं है कि ये गॉड के जो वर्ड है या उनकी जो भाषा है उसको समझ जाएगी, इसको जो है इसका हस्बैंड ही हैंडल कर सकता है। तो वो कह रही है कि जब से जो है हमारे सिर पे जो है पेट्रार्की को बिठा दिया है, यानी जो पितृसत्ता है तब से शुरू हो गई कि फीमेल में इतना दिमाग नहीं होता, इसको हमेशा एक जो है आदमी की जरूरत होगी कोई भी डिसीजन लेने में। यानी कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन ने ये दिखा दिया, मतलब फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाले बोलते हैं कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई जो है मतलब कि लेडीज में इतना दिमाग नहीं होता। कहीं ना कहीं ये कहने की बात है कि उसको जो है कोई भी डिसीजन लेना है तो मेल से पूछ के लेगी या मेल के सानिध्य में होके लेगी, यानी वो जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती। अभी देखो ये जो है फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वालों ने उठाया। एक बात बताइए, जॉन मिल्टन से के दिमाग में कोई घुसा था? नहीं घुसा ना। उनको क्या पता, उनको तो शायद क्या पता उनकी आत्मा ऊपर बैठी होगी, वो कह रही अरे मेरे तो दिमाग में भी नहीं थी ये बात, तुम ये बात को उठा लोगे, या उन्होंने कुछ और सोच के ये किया होगा। अभी वो तो जॉन मिल्टन से ही पूछा जा सकता है, उनकी आत्मा से पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये पेज क्यों छोड़ दिया वहां पे। और ये बात सच भी हो सकती है कि भाई वो जो है फीमेल को इस एंगल से ही मानते हो कि भाई उनके तो आदमी ही हैंडल करेगा, उनको और कोई वो किसी की बात नहीं मानती, या उनको इतना दिमाग नहीं होता कि वो प्रीचिंग वगैरह सुन सके या समझ सके, उनको तो लोकल में बिठा के आदमी ही समझाएगा, तभी उसके पल्ले पड़ेगी ये बात। तो यहाँ पे जो है ना ये बोलता है कि भाई जो टेक्स्ट है, हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, वो हमारे जो पहले से ही सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है उनके आधार पे हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आप सिग्निफायर और जो है सिग्निफाइड का मीनिंग समझ गए होंगे। अब ये यहाँ पे एक जो है स्ट्रक्चरलिज्म वाले बाइनरी थ्योरी देते हैं। बाइनरी थ्योरी क्या होती है? बाइनरी जो हो पोजिशन जिसको बोलते हैं, बाइनरी का मतलब दो होता है। तो ये कहते हैं जैसे दो चीजें देना, यानी मेल है तो उसका जो है उल्टा क्या है? फीमेल ही है, यानी मेल का जो अपोजिट वर्ड क्या है? फीमेल ही है। और ये क्या कहते हैं कि एक सुपीरियर है, दूसरा अपने आप क्या हो गया, यानी बाइनरी थ्योरी में जो है, ये अभी मैं स्ट्रक्चरलिज्म की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे जो है अगर मैं स्ट्रक्चरलिज्म आपको करवा रही होती इस टाइम पे मेन में, तो आपको इसकी पीछे वाली थ्योरी को पढ़ना होता, क्योंकि ये सारी जो है मूवमेंट या जो है थ्योरी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई चलती है, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में आई है। अभी स्ट्रक्चरलिज्म आया, ये किसी और के अगेंस्ट में आया, और अब इसके बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में आया है, क्योंकि इनको कमी लगी होगी तो फिर वो दूसरे जो है थिंकर आ गए तो उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली है। तो ये जो बाइनरी ओपोजिशन है ये क्या कहता है कि भाई अगर जो है एक मेल है तो उसका अपोजिट वर्ड क्या है? फीमेल है। और तो मेल जो है सुपीरियर है, तो सीधी सी बात है भाई फीमेल क्या है? वो इन्फीरियर है। तो ये निकल के ही आएगा। यानी अगर आपके पास कोई भी दो चीज है, जैसे आप कहेंगे कि पुअर और रिच है, तो भाई इसमें जो है एक जो है सुपीरियर है तो दूसरा अपने आप जो है क्या है? इन्फीरियर है। यानी ये हमारी जो है बाइनरी थ्योरी कहती है। तो हम मान ही लेते हैं कि भाई वो जो है अगर एडम को समझा दिया, एडम को समझाया है तो वो मेल को समझा दिया, यानी वो सुपीरियर है। और उसको नहीं समझाया, उसको लगा कि ये जो है समझने के लायक ही नहीं है, इसका दिमाग नहीं है इतना, यानी फीमेल को उन्होंने इंफीरियर ही मान लिया। तो ये कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले। यानी हम जो जब किसी वर्क का एनालिसिस करते हैं
तो हम हर पॉइंट के हर स्ट्रक्चर को उसको देखते हैं, और वो स्ट्रक्चर हम जो है हर क्रिटिक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस करता है। कई बार वो जो है राइटर की थिंकिंग से मैच कर जाता है, कई बार नहीं भी करता है, क्योंकि क्या पता राइटर ने क्या सोच के लिखा होगा, लेकिन क्रिटिक्स कर जाते हैं उसके ऊपर, और फिर जो है इस तरीके से बात की जाती है। अब ऐसे आप जो है यहाँ पे तो हो गए बुक की बात, अब इसको जो है मूवी से ले लो। अभी जो राइटर है, डायरेक्टर है, उसने मूवी राइटर ने कुछ और सोच के लिखी होगी, फिर वो बनी है तो कुछ और दिमाग में लेगी होगी, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी पहले से, आप वो चीज खोज के निकालेंगे कि इसमें तो ये बोल रहा है, इसमें तो ये बोल रहा है, यानी कि आप जो है जो आपके पहले से ही कॉन्सेप्ट तैयार है ऑलरेडी, आप उनके आधार पर किसी मूवी को देखोगे और उसके बारे में कहोगे कि ये खराब है, ये अच्छी है, ऐसे कुछ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो है, अब आ जाते हैं डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी क्या कहती है? डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो है, यानी ये इसके विरोध में आती है, इसके अगेंस्ट में आती है। तो डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी ये कहती है कि भाई जो तुम जो ये कह रहे हो ना, ये स्ट्रक्चरलिज्म और ये और वो, ये उसको डीकंस्ट्रक्ट करती है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्माण करना। डीकंस्ट्रक्शन यानी उसको तोड़ रही है, यानी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी की ये अगेंस्ट जाती है। और ये जो है किसने दी है? आपकी जो है जैकेस डरीडा ने दी है। जैकेस डरीडा, ये जो है थ्योरी किसने दी है? डीकंस्ट्रक्शन की जैकेस डरीडा ने दी है। अब इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी क्या है। तो ये जो है, इसको समझने से पहले हम जो है थोड़ा सा अपने लोकल लेवल पे आ जाते हैं। इस बात को समझने से, डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग तो आप समझते हो, यानी किसी चीज को तोड़ देना, डीकंस्ट्रक्ट कर देना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्माण करना, और डी यानी उसको खत्म कर देना। तो यहाँ पे ये कह रहे कि जैसे ना, आप ये कह रहे हो कि जैसे ऊपर वाले बाइनरी ऑपोजिशन दिया उन्होंने कि दो चीजें बराबर चलेंगी, ये होगा वो होगा, तो उसमें आपने आप जो है एक जो है मेन पॉइंट हो जाएगा, एक जो है आपका डाउन में जाएगा, यानी एक जो है सुपीरियर बनेगा, दूसरे को इंफीरियर बनना ही बनना पड़ेगा। तो ये कभी दो बराबर चीजें नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है। यानी जहां पुअर है तो एक रिच भी आ जाएगा, इसी तरह से जो है इंटेलिजेंट है तो एक डल भी होना चाहिए भाई, तभी इंटेलिजेंट है, अदरवाइज तो है ही नहीं वो। यानी डे है तो डे का जो इंपॉर्टेंस है तभी है जब वो नाइट है साथ में, नहीं तो हमें क्या पता चलता कि भाई डे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पहले वालों की बात है। अब यहाँ पे जो है डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जिसने दी है, जैकेस डरेडा, वो इस चीज को जो है काटते हैं, और ये जो है काटते हैं और ये जो है इसको बताते हैं कि मतलब कि एक यही लॉजिक नहीं होता है किसी चीज को एनालिसिस करने का। आप जो है जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो सेंटर पॉइंट दे दिया कि समझे, यानी हर चीज का ना सेंटर बना देते हैं। यानी कि सेंटर में क्या है कि सेंटर में मेल रख दिया, तो भाई इसकी जो है ये जो है मेन है सेंटर में जो है, यानी जो सेंटर में यहाँ पे मेल है वो तो मेन हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। और जो ये इसकी पेरीफेरी है, ये जो सारे इन्फीरियर है, यानी जो पेरीफेरी होती है वो सारी जो है इन्फीरियर है, और जो सेंटर होता है वो ही मेन होता है। तो ये कह रहे थे कि जो सेंटर है वो आपका मेन है, सेंटरसिज्म कर देते हैं हर चीज को। अब ये कह रहा है कि डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी वाले क्या कहते हैं, जैकेस डरीडा क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जो ये थ्योरी दे रहे हो ना, ये गलत है। अगर आप जो है किसी चीज को सेंटर में बना रहे हो, धीरे धीरे जो है क्या होगा, वो जो है डिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी वो चीजें, और जो सेंटर है वो तो पेरीफेरी में बदल जाएगा, और जो पेरीफेरी है वो सेंटर में बदल जाएगी। यानी कि कोई भी जो है सेंटर कुछ होता ही है, नथिंग इज फिक्स्ड। कुछ भी जो है डिकंस्ट्रक्शन वाले क्या कहते हैं, नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। कोई चीज जो है आज अगर सेंटर में है तो कुछ टाइम के बाद, और कोई चीज आज सेंटर में है तो कुछ, और जो कुछ जो चीजें आज पेरीफेरी में है, तो थोड़े टाइम बाद देखना आप, कुछ सालों बाद या थोड़े टाइम बाद, जो ये पेरीफेरी है ये तो सेंटर बन जाएगी, और ये सेंटर जो है पेरीफेरी बन जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से जो पहले से डिसाइडेड चीजें हैं, अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप हमेशा एक सेंटर बनाएंगे। लेकिन अगर आप जो है अपने माइंड को खोलेंगे तो सेंटर नहीं बनेगा, और सेंटर कुछ होता नहीं है, यानी बाइनरी जो ओपोजिशन है वो जैसी कोई चीज नहीं होती। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमने जब स्टार्टिंग में था, हमसे जो पहले की जनरेशन है, उन्होंने कहा कि एक ऐसी थ्योरी बन गई हमारे सोसाइटी के अंदर, जैसे मेल जो है इन भाई सुपीरियर है फीमेल, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई लड़का होना जरूरी है। अब जो पेरेंट्स है उनके माइंड में ये चीज हो गई कि अगर लड़का नहीं हुआ ना तो हमारा तो जीवन ही सफल नहीं होगा, असफल हो जाएगा, यानी बॉय चाइल्ड का होना बहुत जरूरी है।
अगर किसी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं मिलेगा, उसको वो नहीं मिलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, चाहे 1 रुपए की जायदाद ना हो, लेकिन वंश कैसे चलेगा, ये चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो है ना सेंटर पॉइंट आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये बॉय जो है, चाइल्ड जो है सेंटर में आ गया। अब पेरीफेरी में कौन चला गया, पेरीफेरी में चला गया कि भाई जिसकी कम इंपॉर्टेंस थी, यानी कि जो आपका गर्ल है वो चली गई। अब जो है खाने को अच्छा मिले तो बॉय को मिलेगा, क्योंकि घर का लड़का है, कल को कमाएगा, पेरेंट्स के बुढ़ापे की लाठी होगा, ये होगा वो होगा, सारी बातें इसके साथ जोड़ दी गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है ये बिल्कुल हाशिए पे चली गई, ये लड़कियां जो है बिल्कुल हाशिए पे चली गई। पढ़ाओ तो पढ़ा दो, जो इनका जो है सोलो एम ये है कि इनको जो है शादी करनी है, वो कहें कि अपने घर जाके करना, अपने वाले कह जहां ससुराल में पहुंचो तो वो कहेंगे कि अपने घर से लेके क्यों नहीं आई। तो बेचारी लड़की यही नहीं समझ पाई कि मेरा अपना कहाँ है। उधर बाप ने कहा कि अगले घर वो तेरा अपना है, अगलों ने कहा कि पिछला तेरा है, अगले पिछले में उसको अपना घर ही नहीं मिला, उसकी जिंदगी बीत जाती है। तो ये जो है क्या हुआ कि भाई ये पेरीफेरी में आ गई, यानी कि ये अनइम्पोर्टेंट बन गई है, किस्म से इन्फीरियरिटी में आ गई। अब क्या हुआ, अब कुछ साल बीते, चली आगे चीजें, तो लोगों को समझ में आया कि ये गलत हो रहा है। यानी कि गलत समझ में कैसे आया कि भाई जो ये बच्चे थे, लड़के थे, उन्होंने पेरेंट्स को उतनी कदर नहीं की, या जो है कुछ भी लगा लीजिए, या जो है एजुकेशन आई तो फेमिनिज्म आया, या फिर जो है लोगों को लगा कि ये भी गलत है, ये मानवता के खिलाफ है, या कुछ भी लगा लीजिए। यानी ये जो है सेंटर पे थोड़ी सी चोट लगनी शुरू हो गई, यानी जो सेंटर में है बॉय चाइल्ड, इसके ऊपर थोड़ी सी चोट लगनी शुरू हुई, और हमारे अभियान शुरू हो गए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यानी कि ये मुद्दे आए कहाँ से, ये मुद्दे इसलिए आए क्योंकि ये पेरीफेरी में थी, ये जो है इन्फीरियर बना दी गई थी, और माना कि ये इन्फीरियर नहीं है। अगर आप जो है इक्वेलिटी की अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं तो अपने आप जो है वो इन्फीरियर, तो किसने उसने उसको भगवान ने पैदा इन्फीरियर किया, आपने बना दिया उसको इन्फीरियर, क्योंकि सेंटर में जो है इस बॉय चाइल्ड को रखा गया। अब जो है कैसे भी लगा लीजिए, किसी के एफर्ट हो, कुछ भी हो, बहुत सारी कहानी है इसके पीछे। तो वो जो है क्या हुआ कि भाई जो है ये पेरीफेरी का तो टूटना था, क्योंकि जैसा जैकेस डरीडा ने बोला कि पेरीफेरी तो टूटेगी ही टूटेगी, ये सेंटर तो जाएगा ही जाएगा, सॉरी सेंटर तो टूटेगा ही, सेंटर तो हो ही नहीं सकता, नथिंग इज फिक्स्ड इन्होंने कहा। तो ये अब जो है फिक्स कैसे रह सकता था, ये भी टूटने की बारी आई। तो हमारे स्लोगन शुरू हो गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो धीरे 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 आप देखो कि आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होंगे, मतलब एजुकेशन तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है कि हर लड़की को पढ़ाया जाएगा। पहले था कि कुछ साल पहले तक भी शादी इंपॉर्टेंट होती थी लड़की के लिए, लेकिन आज जो है करियर इंपॉर्टेंट हो गया है कि लड़की को वो एजुकेशन दो, उसको अपने पैरों पे पहले खड़ा कराओ, शादी-शुदी तो बाद में हो जाएगी। और फिर जो है पेरेंट्स भी जो है ऐसा चाहते हैं कि मतलब कि ये जो पेरिफेरी थी ना, ये धीरे-धीरे धीरे-धीरे क्या है, ये टूटनी शुरू हो गई और सेंटर हिलने लग गया। तो अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गर्ल जो है वो सेंटर में आ गई है और बॉय जो है वो पेरीफेरी में चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये पेरीफेरी टूटने लग गई और सेंटर जो है वो खत्म होने लग गया है। तो जो जैकस डरीडा ये कहते हैं कि कोई भी थ्योरी जो है, जो आपने आज डिसाइड कर दी ना, तो उसका जो है खत्म होना वो डीकंस्ट्रक्ट होएगी ही होएगी। किसी भी थ्योरी को आप गढ़ते हो तो वो थ्योरी परमानेंट नहीं होती है, वो थ्योरी जो है क्या होती है, वो मतलब कि वो टूटेगी ही टूटेगी, वो जाएगी ही जाएगी। उसका यानी सेंटर कुछ चीज होती नहीं है। आप जो है आप ये कहते हो कि ब्लैक और जो है व्हाइट, तो ये दो हैं, यानी कि निग्रो वगैरह की बात कर लीजिए। तो आपने कहा कि व्हाइट जो है सुपीरियर है, तो ब्लैक अपने आप ही जो है इन्फीरियर हो गए। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब जो है इनके आंदोलन चले या कुछ भी चला, तो धीरे धीरे इनकी भी पेरीफेरी टूटने लग गई, जैसे हमारे यहाँ गर्ल की टूटने लग गई। तो ये जो है यानी ये सेंटर जो है हमेशा परमानेंट नहीं रहता। तो जो आपके जैकेस डरीडा है वो ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म वालों के खिलाफ चल पड़े। तो उन्होंने कहा कि जो तुम जिस तरीके से टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहे हो ना, कि भाई अगर ये चीजें सुपीरियर है तो ये इसका इन्फीरियर होगा ही होगा, तो बाइनरी होना कोई जरूरी नहीं है। यानी ओपोजिशन जो है कभी आपके होते नहीं है, यानी ओपोजिशन के बिना भी काम चलता है, बाइनरी ओपोजिशन के बिना भी काम चलता है। तो वो सेंटर जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो जब आप एक टेक्स्ट का एनालिसिस कर रहे हो, यानी जब आप जो है एक टेक्स्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तो आप जो है अपने माइंड में जो पहले से चीजें जिस थ्योरी पे आप चल रहे हो उसी तरीके से एनालिसिस करोगे, तो भाई वो कैसे बात बनेगी, वो ऐसे आप उसका सही एनालिसिस नहीं कर सकते हो।
तो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी ये कहती है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब आप जो है ये क्लियर तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई राइटर ने यही सोच के लिखा होगा, जो आपने एनालिसिस कर दिया वो सही नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के जो है बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि वो जो है भाई सदा से जैसे चलता आ रहा है या जो थ्योरी चलती आ रही है वो हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो अब जो है इनका कुछ हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मीनिंग तैयार होते हैं ना वो बहुत सारी चीजों से तैयार होते हैं। तो ये जो है इनकी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डिफरेंस है। तो ये कहते हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले, वो कहते हैं कि हम एक चीज को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो औरों से डिफरेंस होती है। देखो यहाँ पे ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, इसमें ए और ई का डिफरेंस है। तो यानी कि उस चीज में औरों से अंतर होता है, डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसको ऐसा मीनिंग निकाल देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम इस वजह से सिर्फ वो औरों से डिफरेंट है इस वजह से इसका जो है ऐसा मीनिंग निकालते हैं, वो सिर्फ हम इस वजह से मीनिंग निकालते हैं। यहाँ पे वो जो है दो चीजें देते हैं, यहाँ डिफरेंस वर्ड बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रेंच में होता है एक वर्ड जैसे डिफर करना, एक होता है डेफर है, जैसे डिफर होता है, डिफर यानी डिफरेंट करना कह लीजिए, और एक वर्ड होता है डेफर करना। डेफर क्या होता है? डेफर का मीनिंग होता है पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन यानी वो चीज हो ही ना। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम किसी चीज किसी वर्क का एनालिसिस करते हैं, किसी चीज का मीनिंग बनाते हैं, तो कोई चीज है और नहीं है, यानी हाफ देयर हाफ नॉट देयर, इस कॉन्सेप्ट पे जो है जाके आपका जो है उस वर्क का एनालिसिस किया जाता है, उस टेक्स्ट का एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो है कंटिन्यूस में ये चीजें अब्सेंस होती हैं, अब्सेंट होती हैं, तब और जो है कुछ डिफरेंट होती है, इन दोनों का मिलजुल के जो है मीनिंग तैयार होता है। तो ये अपने आप में डिफरेंस की जो है थ्योरी देते हैं। और डिफरेंस का मतलब यही है कि भाई वो जो है फिलोसॉफिकली जो है वो चीजें क्या है कि वो जो है मतलब कि जैसे मैंने कहा ना हाफ देयर एंड हाफ नॉट देयर, कुछ हाफ है और कुछ नहीं है, यानी वो कहते हैं ना कि अब्सेंट अब्सेंट भी एक प्रूफ होता है। जैसे अगर आप जो है किसी को ये साबित नहीं कर सकते, जैसे कोर्ट में लगा लीजिए कि अगर कोई ये साबित नहीं कर सकता, चाहे किसी ने क्राइम भी कर रखा हो, लेकिन अगर वो अपने आप को ये साबित कर दे कि मैं तो वहां था ही नहीं, और सामने वाला ये साबित ना कर पाए कि ये था, तो यानी कि जो अब्सेंट होना है वो भी अपने आप में एक प्रूफ होता है। तो वो कई बार कोर्ट कहती नहीं है कि इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, क्राइम इसने किया है हमें क्लियर है, लेकिन इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, ये था, ये प्रूव नहीं हो रही है चीजें। तो ये इसी बात को ये जो है बोल रहा है कि कई बार जो है वो मीनिंग भी होते हैं जो उसके अंदर अब्सेंट होते हैं, तो उसके आधार पे भी हमें चीजों को समझना चाहिए, और जो है डिफरेंट है उनके आधार पे भी समझना चाहिए। अब जो हम इनकी थ्योरी को समझते हैं, आगे क्या लिखा है इन्होंने, जैसे एवरी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ ओपोजिशन एंड इन दिस। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल ओपोजिशन, वी हैव नॉट अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ फेसिंग टर्म्स बट ए वॉयलेंट हायरार्की। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरलिज्म वाले, वो उनकी है ये पॉइंट, स्ट्रक्चरलिज्म वालों का है। ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल फिलोसफर ओपोजिशन वी हैव नॉट अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि जो दो चीजें होती है ना, जो दो बराबर में दो चीजें कोएग्जिस्ट करती है, जैसे भाई डे है और नाइट है, दो डे और नाइट जो दो चीजें है ना, ये आप इनको बाइनरी मत बनाइए। मतलब ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो दो है ना, इनमें बाइनरी रिलेशन होता है, और ये कभी भी जो है पीसफुल हायरार्की नहीं होती है। यानी ये जो है मेन है तो ये डाउन है। वो कहते हैं ना काली अंधेरी रात, यानी कि हमेशा हम नेगेटिव ही मानते हैं। डे को यानी कि दिन को हम उजाला मानते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है, तो आपने जैसे ही इसको पॉजिटिव लिया तो इसका नेगेटिव अपने आप ही हो गया। लेकिन ये करें तो ये स्ट्रक्चरलिज्म वालों की लाइन है ये, वो कह रहे हैं कि दो चीजें जो कोएग्जिस्ट करती है वो जो है उनके बीच में पीसफुल रिलेशन नहीं हो सकता, उनमें हमेशा वोयलेंट रिलेशन होगा, वोयलेंट हायरार्की होगी। यानी वोयलेंट हायरार्की का मतलब ये है कि एक ज्यादा होगा दूसरा कम हो जाएगा, अपने आप एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव हो ही जाएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है वन ऑफ द टर्म डोमिनेट द अदर, और एक जो है दूसरे को डोमिनेट करती है, चाहे वो लॉजिकली करे ना करे, मतलब रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो एक टर्म जो है दूसरी टर्म को डोमिनेट करती है, ऑक्युपाइज द कमांडिंग पोजीशन, और उसमें से एक के पास कमांडिंग पोजीशन होती है। अभी जैसे आप कोई भी उठा के देखो, जैसे भाई आप जो है पुअर और रिच लिख दें,
तो आप जो है अपने आप ही आपको ये कहें कि आप इन दोनों में से एक वर्ड को चुनो, तो डेफिनेटली आप इसको चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। मैं दोबारा लिख दूं थोड़ा सा। तो जैसे मैंने ये लिख दिया पुअर और रिच, तो मैं ये कहूँ कि इनमें से कौन सा वर्ड सेलेक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे जो है ना आप रिच को करोगे, पुअर को बिल्कुल नहीं करोगे। तो आप सोचोगे कि थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, हम क्यों जाएं इसकी तरफ। अगर मैं लिख दूं कि डे और नाइट, तो और मैं कहूँ कि इसमें से जो आपको सही वर्ड लगता है ना उसको चुन लो, तो आप डे को चुन लोगे नाइट की बजाय, क्योंकि हमें ये जो है नाइट जैसा वर्ड है जैसे नेगेटिविटी की तरफ, थोड़ा पेसिमिस्टिक, इन चीजों की तरफ लेके जाता है। तो हमने अपने आप क्यों बना दिया हमें नहीं पता। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले यही कहते हैं कि जो हायरार्की होती है ना, वो कभी भी जो कोएग्जिस्ट जो हायरार्की है, यानी दो जो चीजें साथ चलती हैं, वो कभी भी जो है पीसफुल रिलेशन नहीं होता। हमेशा एक जो है दूसरे को डोमिनेट करती है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मेल है और जो है फीमेल है, तो इसका इनका जो है एक पीसफुल रिलेशन हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि ये डोमिनेट करेगा तो भाई ये जो है अपने आप ही इन्फीरियर हो जाएगी। और कल को जो है अगर बेटा बचाओ अभियान शुरू हो जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो सेंटर कटेगा और ये फिर से जो है हायरार्की बनेगी। फिर कल को जो है बेटा बचाओ के नारे लगेंगे तो फिर धीरे धीरे जो वो सेंटर है वो उसका खत्म होगा और फिर वहां लेके आएंगे। यानी ये जो है हर बार चलता रहेगा, ये हायरार्की जो है चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू डिकंस्ट्रक्ट द ऑपोजिशन इज अ बोल। तो ये कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट टू रिवर्स द हायरार्की। तो ये कह रहा है कि जब आप जो इस ओपोजिशन को तोड़ते हो, यानी उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है, जो ऊपर वाली जो जितनी भी मैंने भी बताई लिखा है, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट टू रिवर्स द हायरार्की, तो आप जो हायरार्की है ना उसको रिवर्स कर देते हो। यानी जो पेरीफेरी में है वो जो है मेन में चला जाता, सेंटर में चला जाता, जो सेंटर में है वो मेन में चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी टूट जाती है। इसलिए जो है डेरिडा ये कहते हैं कि नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। आगे ले लेते हैं अब ये क्या है और इसके अंदर, तो ये जो ना ये कह रहे हैं कि जो है प्रायोरिटी और जो है मतलब कि सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी, यानी बाइनरी ओपोजिशन होना नहीं चाहिए। आप एक चीज के ऊपर को बढ़ा रहे हो तो दूसरी को अपने आप ही घटा रहे हो। तो आपको जो है जब क्रिटिसिज्म करते हो तो खुले माइंड से करना चाहिए, जो ये नहीं कि आप अपने पूर्वाग्रह या पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसके आधार पर किसी बुक का जो है आप जो है एनालिसिस करेंगे। तो जो आपके स्ट्रक्चरलिस्ट है वो कहते हैं कि जो है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे हम कि वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि स्पीच जो है, यानी कि आपका स्पोकन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग की बजाय। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग के बजाय। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहते नहीं है कि भाई बोल रहा है कोई सामने वाला तो उसके एक्सप्रेशन आते हैं साथ में, उसका जो है बॉडी लैंग्वेज भी हमें दिखाई देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, उसका जो है एक्सप्रेशन भी आता है। तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो यहाँ जो है वो चीजें बताते हैं इसके अंदर कि भाई आप जो है मतलब एक्सप्रेशन आएंगे, झूठ सच का पता चल जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि हाँ मैंने बोली है बात, तो मुझे अपनी बात की रिलायबिलिटी भी रखनी होगी। कल को कहेंगे देख तेरे मुंह से निकली थी ये बात। तो इसीलिए जो है जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो स्पीच को बेटर मानते हैं राइटिंग की बजाय। तो राइटिंग में जो है क्या होता है कि जिसने लिख दिया वो कल को कह दे कि पता नहीं कोई उसका एनालिसिस कर रहा है तो ढंग से भी करेगा कि नहीं करेगा, और वो अपनी बात से मुकर भी सकता है कि मेरे दिमाग में ये नहीं था, ये था इस टाइम से। तो ये जो है राइटिंग को जो है लोअर मानते हैं। लेकिन जैकेस जो डेरिडा है वो इस कॉन्सेप्ट को भी तोड़ते हैं। वो जो कहते हैं कि जो अच्छी पॉइंट आप लोग इसमें गिना रहे हो ना वो राइटिंग में भी उतनी अच्छी है, यानी राइटिंग भी बराबर से है। आप ये इसको जो है सुपीरियर मत बनाइए, इसको इन्फीरियर मत बनाइए। जो जो पॉइंट आप इसमें बोल रहे हो ना वो सारे पॉइंट राइटिंग के अंदर भी है। तो वो इसके जो संदर्भ में ये कहते हैं या इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए कहते हैं, यानी उन्होंने जो है क्या किया, स्पीच को सेंटर में ला दिया और जो राइटिंग है उसको जो है पेरीफेरी बना दिया एक किस्म से। तो यहाँ पे जो है डेरिडा ये कहते हैं राइटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बाइनरी मत बनाओ, हायरार्की मत बनाइए। आप एक हायरार्की बनाएंगे दूसरी उसको तोड़ेगी फिर आके। तो यही इसी को डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है वही कह रहे हैं राइटिंग के अंदर वही कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे बॉडी एक्सप्रेशन है और ये सब है, तो इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। इसमें ये है कि भाई अगर यहाँ आदमी जो है कह के बदल जाता है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरे तो कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन कोई रिटर्न में अगर चीज है तो सामने वाले को आप दिखा सकते हो देख ये बोला था तूने। तो आप जो है लिख के दे रहे हो कोई बात, तो आपका पुख्ता सबूत है। और जैसे आप देखो कोई विटनेस है, आप कसम खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपकी जो है आप किसी को पैसे उधार देते हो
तो आप उसके मुंह पे बोल के थोड़े ना दे देते हो कि भाई पक्का दे दूंगा, उल्टा कल को बदल जाए हम क्या करें, तो हम एग्रीमेंट क्यों करवाते हैं। तो वो राइटिंग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई। तो डरीडा ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो है जो ये बाइनरी बनाते हो ये मत बनाइए, तो स्ट्रक्चरलिज्म के ये अगेंस्ट जाते हैं। तो ये जो है थ्योरी उन्होंने दी। अब जो है ये कह रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई टेक्स्ट आती है तो हम उसका जो है किस तरह से जो है उसका एनालिसिस करते हैं, यानी एक क्रिटिक जो है किस तरह से एनालिसिस करता है। तो कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग हायरार्कीज ए होल स्ट्रेटजी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग हायरार्की इज अनकवर्ड एंड फाउंड वांटिंग। तो ये कह रहा है कि जब आप जो है ये हायरार्की को रिवर्स करते हो, यानी जो सेंटर था और एक जो पेरिफेरी थी, उसको सेंटर को आप हटाते हो, और तो जब आप सेंटर को हटाएंगे ना, यानी एक चीज को अगर आप सेंटर में ही रखेंगे तो उसी के बारे में सोचेंगे। इसको सिंपल समझ लो, ये पढ़ने से लिखने से पहले इसको सिंपल समझिए। मैंने आपको सेंटर में क्या बताया, बॉय चाइल्ड है, तो आपने जो है बॉय को पहले ही क्या बना लिया, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर है, तो गर्ल तो अपने आप ही इन्फीरियर हो गई। तो जो गर्ल के अंदर जो क्वालिटी थी वो तो अपने आप ही दब गई ना, उनको आपने देखना चाहा ही नहीं, क्योंकि आपने सेंटर में इसको बना दिया। अब ये अगर हायरार्की टूट रही है, अगर आप इस हायरार्की को तोड़ के सेंटर को छोड़ के अगर आप जो है दोनों को इक्वलिटी पे लेके आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गर्ल में भी बहुत सारी क्वालिटी है, वो हर काम कर सकती है जो बॉय कर सकता है। यानी कि आपको जो है इस बॉय की भी कुछ कमियां पता चलेंगी, और जो जो आपने बिल्कुल सिर पे बिठाया तो वो भी उसकी कमियां भी निकल के आएंगी। और जो गर्ल की जो है जो आपकी, जब यहाँ पे लिखा हुआ ना कि अनकवर्ड जो है, यानी जिसको अभी खोजा निकाला नहीं गया, तो वो क्वालिटी भी निकल के आएंगी। तो ये डेरिडा ये कहते हैं कि जब आप किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करो ना, तो आप जो है एक सेंटर मत बनाओ, आप सेंटर पे काम मत करो। आप जो है जो आपके सामने हायरार्की बन रही है उनको तोड़ो। तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि भाई जो मैंने पैराडाइज लॉस्ट का आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें ये समझिए आप कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जहां एडम को समझाया ईव को भी बिठा लेते हैं वहीं पे साथ में, तो ये फेमिनिस्ट पॉइंट उठ गया। तो वो कह रहे हैं कि ये भी मत करो, तो तुम जो है मेल और फीमेल का क्राइटेरिया मत बनाओ कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन ने ये सोच के किया कि जो मेल जो ज्यादा समझदार है, इसलिए जो है एडम को समझा दो, और जो है ईव को तो ये अपने आप ही हैंडल कर लेगा, कैसे भी करे, मतलब कैसे भी करे, समझा के मार के थप्पड़ लगा के कुछ भी करे, तो ये तो हैंडल इसी से होगी, इसको समझाने का या प्रीचिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह उन्होंने हायरार्की बना दी फेमिनिज्म वालों ने, तो वो एक थ्योरी निकल के आई, तो उसको ही डिकंस्ट्रक्ट करें कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जॉन मिल्टन ने यही सोचा हो। तो आप इसके जो है इसका एनालिसिस करते हुए इन दोनों पॉइंट को देखो कि भाई वहां पे ईव को एब्सेंस क्यों रखा गया, क्योंकि अभी था ना हमारा कि हाफ देयर हाफ नॉट देयर। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर करो, तभी किसी बुक का किसी टेक्स्ट का जो है एनालिसिस करो। तो ये है। तो अगर आप इस हायरार्की को तोड़ोगे तो जो अनकवर्ड चीजें हैं वो कवर्ड हो जाएंगी, और आपको जो है जो आप चाहते हो वो निकल के आएगा। द स्ट्रेटजी अनकवर्ड कैन बी रफली टर्म आइडियोलॉजी। और इसी जो अनकवर्ड जो स्ट्रेटजी है, यानी जो छुपी हुई चीज है, जब उसको निकालते हो तो आपको जो है वो एक आइडियोलॉजी का भी पता चल जाएगा, इसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के एक टफ टॉपिक को चुना है आप लोगों को डेमो देने के लिए, क्योंकि आप मुझसे पहले भी कह रहे थे कि डेमो चाहिए एक नेट के बैच के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि नेट में तो ये आता ही आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नेट तो पूरा कवर होना ही है। तो इसलिए मैंने दोनों का एक जो है ऐसा टॉपिक उठाया जो नॉर्मली टफ माना जाता है। तो आई होप कि गाइस मैं इसको अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी और आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा इन चीजों से रिलेटेड। देखो क्या होता है, नेट में भी बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछला पेपर दिखाया उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। मतलब एक जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी ना तो आप उलझे ही रहेंगे, जरा सा क्वेश्चन इधर उधर हुआ और आपके पैर फिसल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैं अपने काम में जो मैं जिस पर्पज से आई थी उसमें मैं सफल हो पाई हूँ और मैं अपने कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा पाई हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपको जो है ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा, ये थ्योरी कैसी लगी, आप क्रिटिसिज्म के बारे में पहले क्या सोचते थे और जो है कितना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो भी आपके जो है कमेंट हो
वो मोस्ट वेलकम है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।